नमस्कार। आप सभी लोग देख रहे हैं बीडी वॉइस यानी पिछड़ा दलित आवाज। हम बात करते हैं, हमारे साथ शख्स हैं जागो पंच के माध्यम से जो धार्मिक पाखंडों का भंडाफोड़ किया है। नाम है एडवोकेट अचल सिद्धार्थ जी। हम इनसे बात करते हैं कि किस कारण आपको क्यों जेल भेजा गया है, विधिवत तरीके से भैया भाई साहब बताएंगे। जी, जेल भेजने का कारण केवल अंधविश्वास और पाखंडों पर प्रहार करना है। अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए हमारे समाज में हमारे महापुरुषों ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं पुस्तकों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो सच्ची रामायण है। सच्ची रामायण पुस्तक जो है वह जितने भी प्रकार की लगभग 35 तरह की जो रामायण राम के चरित्र पे राम के जीवन पे जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसी उन पुस्तकों का एक सार है। यानी सभी पुस्तकों में राम के विषय में क्या लिखा गया है, राम के पूरे परिवार के विषय में और सीता हरण युद्ध इन सब के बारे में पूरा पूरा विस्तार से दिया हुआ है। तो उसी पुस्तक को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णायक पुस्तक है वो विजयी पुस्तक है, उस पुस्तक के अंशों को पढ़ने के ऊपर मेरे ऊपर एफआईआर की गई। और उस एफआईआर में यह नहीं ध्यान दिया गया कि वास्तविक रूप से वो सच्ची है। जो सच्ची रामायण है वो वास्तविक रूप से सच्ची है, क्योंकि वह वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है वहां के अंशों को लाके यहां लिखा गया है। राम कथा में क्या लिखा गया है वो लिखा गया है। रामचरित मानस में क्या लिखा गया है वो सच्ची रामायण में लिखा गया है। तो जो सच है वो हमारा समाज स्वीकार क्यों नहीं करना चाहता, सबसे बड़ी बात यही है और इसी के लिए मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। ये किताब रामा स्वामी जी ने लिखी थी इंग्लिश में, द रामायण ऑफ द ट्रूथ रामायण। ट्रूथ ऑफ रामायण। हाँ इसका हिंदी में विश्लेषण ललित सिंह यादव जी ने किया। जी तो सबसे पहले तो अगर ये किताब में गलत लिखा है तो इन दो महापुरुषों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, वही तो है ये एफआईआर हुई थी। सारी पुस्तकों को जब्त कर लिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, लेकिन पीवीआर जी हाई कोर्ट गए और वहां से इस पुस्तक को विजय दिलाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां भी इसी पुस्तक को निर्णय दिया कि यह पुस्तक पठन पाठन योग्य है, इस पे कोई रोक नहीं लगाई जाती और इस पे जो अपीलांट थे उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था और इस पुस्तक को बरी किया गया था। अच्छा, इस सच्ची रामायण के बारे में एक बेबाक तरीके से और बोलते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो बड़ी मंचों से बोलते हैं कि अगर एफआईआर करनी है तो ललित सिंह यादव जी पे करना, हम पे नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जो वास्तविक रूप से हम देखें तो जो पहली बार सुनता है कोई बात हम कहते हैं जैसे सच्ची रामायण है वो विजयी पुस्तक है। अभी मैं पहली बार सच्ची रामायण की कोई बात बोलूंगा तो जो ना पढ़ने वाला जो तबका है, जिसे पढ़ने की आदत नहीं है, वो मोबाइल चलाता है और वो पहली बार सुनता है तो उसे लगता है कि यह व्यक्ति बहुत गलत बोल रहा है, लेकिन वो ये नहीं खोजता कि वास्तविक रूप से यह कहां से आया है, तो वह व्यथित हो जाता है। और जैसे अभी आपने बात की कि लक्ष्मण यादव जी कहते हैं कि जो पेरियार जी ने कहा है वह मैं बोल रहा हूं, तो एफआईआर उन पे करना। तो अब यहां पर हम कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला है वो तो मेरे मुंह से सुन रहा है, तो वो तो मुझे पकड़ेगा पहले, क्योंकि उसकी खोजी प्रवृत्ति नहीं है, वो तार्किक नहीं है। वो जैसे होता है ना कि हम जब अज्ञान से भरे होते हैं, ज्ञान नहीं होता हमारे पास, तो हम चीजों को देखना नहीं चाहते। इसका मतलब एक और निकल गया है कि रामायण है, एक रामायण है जिसको बहुत से लोग मानते हैं, जो नहीं भी जानते वो भी रामायण को पूछते हैं। और इसमें एक बात लगी है सच्ची, यानी कि सच्चाई की बात करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है। हाँ देखिए, अगर सच्चाई बोलोगे तो आपको ऊपर जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल सच्ची रामायण। किस धाराओं में आपको भेजा गया सर जी? मुझे 107 116 में भेजा गया। 116 सर, आप भी एडवोकेट हैं, हमने भी अभी कंप्लीट कर लिए और हम बहुत बचपन से देखते हैं कि चुनाव के समय इस 116 में बहुत से क्या बोलते हैं मुचलका भरने के लिए नाम आ जाते थे गांव में। कभी किसी को जेल नहीं भेजा जाता, आपको जेल इस धारा में कैसे भेज दिया गया? देखिए, जेल में भेजने का क्या कारण है कि जो मुझे अधिकारियों ने बताया, मैं वो घटना वहां से शुरू कर रहा हूं जहां से इन्होंने मुझे उठाया था। तो मुझे सुबह फोन आता है, फोन आया कि आपका घर कहां है। मैंने पूरा पता बता दिया। फिर उसके बाद मैं घर से निकला, सर्विस सेंटर जा रहा था गाड़ी सर्विस कराने के लिए, और गाड़ी देने के बाद मैं बाहर खड़ा था तो एक स्विफ्ट कार आती है, उसमें से 4-5 पुलिस वाले उतरते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, बोलते हैं
आप अचल सिद्धार्थ? मैंने कहा जी। बोले चलिए आपको एसीपी बुला रहे हैं। तो उस समय की मेरी फीलिंग क्या थी, मुझे लगा कि मैं नीरव मोदी से बड़ा वाला हो गया हूं, इसलिए इस तरह उठाया। जिस बंदे ने इतने बड़ा कांड कर दिया उसको आज तक हमारी पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई। और वो फीलिंग मेरी आप सोचिए, मुझे भी गर्व फील हुआ कि भाई इतने लोग आए हैं सम्मान ले चलने के लिए, चलना चाहिए। मैं उनके साथ गया, पहुंचा वहां। पहुंचने पे पता लगता है कि मेरी वीडियो की वजह से ये तहलका मचा हुआ है। और वहां पर मैं देख रहा हूं ऐसे अफरा तफरी मची हुई थी, ऐसा लग रहा था कोई नेशनल लेवल का बहुत बड़ा क्राइम करने वाला ये लोग पकड़ लाए हैं। और एक पुलिस वाला, तो एक इंस्पेक्टर था, वो क्या कह रहा, ये तो चेहरे से ही खतरनाक दिख रहा है। बताइए, ये भाषा थी उनकी, वो चेहरे में क्राइम ढूंढ रहे थे। चेहरे से ही समझ लेते हैं, इतनी साइकोलॉजी उनकी स्ट्रांग है। ऐसे ऐसे जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इनको तो भेजना चाहिए, थाने में बिठाना ही नहीं चाहिए, एक एक घर भेजना चाहिए, जाओ अपराधी ढूंढ के ले आओ, चेहरे से पहचान लेंगे अपराधी है। तो वहां पर मैं बैठा, बातचीत हुई, और फिर उन्होंने इस बारे में, जो मेरे 295 में एक एफआईआर हुई थी अमेठी में, उसमें मैंने हाई कोर्ट का डायरेक्शन ले लिया था कि किन किन धाराओं में गिरफ्तारी हो सकती है, किन में नहीं हो सकती है, तो उसमें डायरेक्शन था। तो उस डायरेक्शन के बारे में मैंने उनसे बात की, उन्होंने जब मेरे से बात की, मुझे पता चल गया कि ये उसी की बात कर रहे हैं, कि 295 एक ही बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने डायरेक्शन ले रखा है। फिर डायरेक्शन ये भाई साहब आए लेके, मैंने मंगाया। वो जब डायरेक्शन ले लिए, उसके बाद अचानक शांत से हो गए सब। ऐसे लगा जैसे उनके ऊपर कोई गाज गिर गई हो, क्योंकि उनके सामने कोई रास्ता नहीं था कि अब इसको पकड़े कैसे। और उसके बाद उन्होंने सबको उलझन में ही रखा, ये नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं। फिर बजता है 4 बजे के बाद ये इंस्पेक्टर पहुंचते हैं और कहते हैं 4 लाइन में एफआईआर लिख लो, 4 लाइन में, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 लाइन होनी चाहिए। तो वो 4 लाइन की एफआईआर 295 में भी वहां दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद ये तो चलो पता चल गया कि 295 में कर लिया, तो दिमाग नहीं दौड़ रहा कि अब क्या करेंगे। फिर उसके बाद ये 107-16 में जब एसीपी साहब, यानी कि जो न्यायालय में एसीपी बैठते हैं, वो उड़ के चले जाते हैं, तो ये 107-16 में एफआईआर अलग कर लेते हैं। तो 107-16 में इनको मुचलका सारा तैयार था, सब कुछ रेडी था, लेकिन इनकी नीयत थी भेजना मुझे जेल, क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, डीजीपी के यहां से प्रेशर था कि किसी भी तरह करके इस मामले को संभालो, यानी इस व्यक्ति को जेल भेजो। आप तो लगातार देख रहे होंगे, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, पिछले मार्च से ही ट्रेंड चल रहा है कि इस व्यक्ति को जेल में डाला जाए, है ना। तो उस ट्रेंड का असर बीच बीच में आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही कोई नया देखता है, पढ़ने की कोशिश ही करता है और मामला ले जाके थाने पहुंच जाता है। तो ये मामला था। इसका मतलब एक और सामने आ रहा है कि सच्चाई की अगर बात करोगे तो जेल जाना। देखिए, इस समय तो आप सच्चाई देख ही लीजिए। उस सच्चाई को देखने के लिए मैं तो एक सबसे बड़ा उदाहरण हूं ही। दूसरी तरफ आप देख लीजिए किसानों के मामलों को लेकर, किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है। इतनी लड़ाई अगर हमारी ये सरकार लड़ती तो क्या पुलवामा वाली घटना हो जाती? सच्ची रामायण हमने भी पढ़ी, कई लोगों ने पढ़ी है। सच्ची रामायण में सिर्फ पाखंड का विरोध है, धर्म का तो नहीं है ना। जो लोग एफआईआर, जिन ट्रेंड हमने आपका देखा था, जिन लोगों ने एफआईआर करने के लिए आह्वान किया कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो उनका भी कहीं नहीं, पाखंड अगर करोगे तो आपका विरोध है, तो पाखंड नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पाखंड अंधविश्वास खत्म हो जाए। अब हम तो अपने चाहते हैं कि हमारे समाज में जो विश्वास और पाखंड परोसा गया है, इसे खत्म करें। हम धर्म के विरोधी थोड़ी हैं भाई। जो जिस धर्म के बारे में, जिस धर्म से हम हैं, कौन अपने घर को गंदा रखना चाहेगा? सर अभी इस समय देखा जाए तो शायद मार्केट में ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहां जय श्री राम का झंडा ना लगो हो। लेकिन जब देश के मुखिया जिसको बोलते हैं, जब विदेशों में जाते हैं तो बुद्ध जी को क्यों पहचान देते हैं वहां पर? देखिए, आपको वास्तविक रूप से मैं बता दूं कि वाल्मीकि रामायण ने भी बुद्ध का जिक्र किया। तो आज जो आप रामलला की तस्वीर देख रहे हैं ना, ये बुद्ध की तस्वीर है। इस पे केवल अमली जामा पहनाया गया है, राजनैतिक अमली जामा। आप ये बताएं कम शब्दों में कि बुद्ध के रास्ते पे चलने पे देश प्रगति जल्दी होगी या जिस पे चल रहा उस पे? देखिए, बुद्ध के रास्ते पे ही चलने पे होगी, क्योंकि जब हम एक दूसरे को गले के लगा के चलेंगे तो लोगों के बीच में आपसी सद्भाव, समानता, समरसता की ये सब बातें आएंगी। यानी जब हमारे आप में भेद नहीं दिखाई देगा, है ना, जो जातिगत ऊंच नीच भेदभाव है या धार्मिक रूप से भेदभाव है, ये जब नहीं होगा तो डेवलप ज्यादा करेगा, विकास ज्यादा करेगा। जैसे एक साइकिल है,
है ना। साइकिल के सभी अंग जब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी तो साइकिल चलेगी। तो उसी तरह बुद्धिज्म जो है वो एक सिस्टम है, और ये जो जिसे हम जोर से बोलते हैं जय श्री राम, ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है एक जाति विशेष के, कुछ जाति विशेष के लोगों का शोषण करना। अच्छा, अंतिम मेरा क्वेश्चन एक और है। आज किसान रोड पर है, कीले लगाए जा रहे हैं, किसान नेता को भारत रत्न दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये वही है जैसे आप बात कर रहे हैं कि भारत रत्न दे दिया गया पहले के किसान नेता को, ठीक है, आज उनके रास्ते को बाधित कर रहे हैं। इन्हें पता था किसान आंदोलन होने वाला है, किसान आंदोलन भारत रत्न से पहले की बात है, तो ये सोच रहे थे कि हम भारत रत्न देंगे, देकर दूध के धुले बन जाएंगे, है ना? और लोग जो देश के हैं वो एक नैरेटिव तैयार किया कि सरकार किसानों के साथ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो विचारधारा का विरोधी है आज वो कैसे उस विचारधारा को सम्मानित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्हें भी भारत रत्न दिया, पूर्व मुख्यमंत्री। अब आप आ जाइए, जिसे उन्होंने गंदी गाली दी थी उन्हें भी इन्होंने भारत रत्न दे दिया। तो ये अपनी विचारधारा के उल्टा क्यों चल रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है अब जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो इनके लिए परेशानी का विषय बन रहा है। ठीक, नमस्कार। और एक क्वेश्चन अंतिम मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पिछड़ा दलित को अपील करिए, ये एक साथ रहें, कैसे रहें, क्या कुरीतियां हैं इनके बीच, वो कैसे दूर हो? कुरीतियों का दूर करने का सबसे बड़ा कारण है हम लोगों को जातिगत आपसी मतभेद जो बनाए गए हैं, हमारे बीच में नैरेटिव डाला गया है, इसे हटा दें। और क्यों हटा दें? क्योंकि हम सभी लोग बराबर रूप से प्रताड़ित होते हैं, है ना। कोई थोड़ा सा कम हो रहा है, कोई थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है ना, लेकिन प्रताड़ित तो सभी हो रहे हैं। तो जितने प्रताड़ित हैं उनकी सबकी जात एक है, तो जितने एक हैं इन सबको एक हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमसे अंतिम बात अपने समाज से कहना चाहूंगा कि 116 में जो भाई साहब जेल होकर आए हैं, अभी चुनाव के समय सबके यहाँ सम्मान आएंगे, 116 का मुचलका भरने के लिए आएंगे। तो आप बताइए कि 116 में आप लोग जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं, और अपना विचार कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव रखें। धन्यवाद, नमस्कार।